Recording. हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। पहला तो थोड़ा रिवाइज कर रहे थे कि भाई लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो आप जानते हो कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैस हो, तो ये सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड। सॉल्वेंट लिक्विड हो सॉल्यूट गैस लिक्विड और अ सॉलिड, इसमें से कोई भी फिजिकल स्टेट में सॉल्यूट हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन में मुझे वेपर प्रेशर की बात करनी है, तो वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे? वेपर प्रेशर। तो यहां पे द प्रेशर exerted by vapor of liquid at equilibrium over liquid phase at given temperature is called वेपर प्रेशर। पूरी बात कर रहे हैं यहां पे फिर से वेपर प्रेशर। तो लिख रहे हैं द प्रेशर vapor of liquid at equilibrium over the liquid phase at given temperature is called vapor pressure। इसको समझते कि सपोज मैंने एक कंटेनर ले लिया, क्लोज कंटेनर, और इसमें वाटर भर लिया। एक कंटेनर, इसमें एक तो लिक्विड में वाटर ले लिया, हम जानते हैं कोई भी टेम्परेचर हो वाटर पे उसकी वेपर अवेलेबल होगी। ये वाटर है, उस पे उसकी वेपर रहेगी, इट्स कॉल्ड वाटर वेपर। अब कंटेनर क्लोज हो तो आगे बात की ऐसे ही, ये वेपर विच इज कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होगी। सेम वे वाटर लिक्विड पार्टिकल कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उस टाइम पे जो ये वाटर वेपर है उसका कुछ प्रेशर, ये वाटर वेपर है उसका प्रेशर वाटर की सरफेस पे लगेगा, है ना। द प्रेशर एक्सल्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, वाटर की जगह आप कोई भी लिक्विड ले सकते हो। एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है ओवर द लिक्विड फेस एट गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो ये जो प्रेशर आपका लगा, वो प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। हमें ये चैप्टर में दो टाइप के वेपर प्रेशर की बात करनी है। एक तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन,
एंड दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब ये दो टाइप के वेपर प्रेशर की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन लिक्विड फेज में ही रहेगा, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। अब ये दोनों के वेपर प्रेशर का डिस्कशन करेंगे तो साथ में हमें राउल्स लॉ आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट and explain Raoult's law for a solution containing two volatile liquids। ये दोनों के लिए हमें राउल्ट्स लॉ का डिस्कशन करना पड़ेगा। मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूं, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन Raoult's law। Raoult's law किसके लिए है, तो फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो यहाँ पे पहले तो हमें उसका स्टेटमेंट ही लिख देते, फिर एक्सप्लेन करते राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है कि भाई वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करना है। हमें जो सॉल्यूशन बनाना है वो सॉल्यूशन में दोनों जो लिक्विड है वॉलेटाइल है। दोनों लिक्विड वॉलेटाइल का मतलब जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे लिक्विड का हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं फॉर सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। हम कैसा सॉल्यूशन बना रहे हैं, फॉर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। तो इसका क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट partial vapor pressure of components of the solution is directly proportional to of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। ये राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के फॉर सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, फिर से for solution of volatile liquids the partial pressure of each components of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। अब ये समझा था क्या है, तो एक तो हमें देखना क्या है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, हमें यहाँ पे दो कंपोनेंट ले रहे, जो अभी हमने खाली वाटर लिया था। अब आप सोचो कि यहाँ पे वाटर, इसको ए बोलो, कंपोनेंट ए। इसके साथ मैं इथेनॉल ऐड कर रहा हूं प्लस, इसको कंपोनेंट बी बोलो, दोनों वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे जो क्लोज कंटेनर होगा तो वेपर किसकी होगी, एक है आपके पास इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में। तो जो वेपर बनेगी वो वेपर में वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे
और इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा हम बोलेंगे PA, वेपर ऑफ वाटर, और दूसरा इथेनॉल भी ऊपर वेपर फॉर्म में रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल और वाटर की जगह हम A कंपोनेंट और B कंपोनेंट दोनों वॉलेटाइल है ऐसा सोचेंगे, तो यहाँ पे दोनों की वेपर अवेलेबल रहेगी। तो ये दोनों का पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A क्या बोल रहा है, ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे XA का मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ऐसे हम इसको समझा सकते हैं। मतलब यहाँ पे तीन कंपोनेंट, तीन सॉल्यूशन ले लो, जरूरत नहीं है पर तीन सॉल्यूशन ले लो, तो यहाँ पे जो वेपर बनेंगे तीनों वॉलेटाइल अगर तीनों है तो तीनों की वेपर रहेगी, और तीनों का पार्शियल प्रेशर जो सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन होगा उसके रिलेटेड होगा, मतलब उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा। पर हमें यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करनी है तो हम दो ही कंपोनेंट लेंगे, A और B। तो A का जो पार्शियल प्रेशर है जो सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा। सॉल्यूशन B लेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B लेंगे तो सॉल्यूशन में B का जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा। तो इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन लिखना है तो फॉर्मूला डिराइव करनी, एक्सप्लेनेशन। अब हमें इसके फॉर्मूला डिराइव करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो हमने कंपोनेंट A और कंपोनेंट B को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, पहली लाइन। इसके बाद हुआ क्या, तो जो वेपर फेज हुई उस वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट की वेपर रहेगी। तो इसके लिए जो भी यहाँ पे प्रेशर रहेगा दोनों का पार्शियल प्रेशर, A का पार्शियल प्रेशर रहेगा PA और B का पार्शियल प्रेशर रहेगा PB, दोनों का पार्शियल प्रेशर रहेगा। तो उतना हमें पहले लिखना है। तो व्हेन टू वॉलेटाइल लिक्विड्स A and B आर मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, क्या किया हमने, A and B मिक्स किया तो क्या होता है, व्हेन टू सॉल्यूशन बनाते हैं इससे A और B दोनों वॉलेटाइल और इसको मिक्स करके, तो द वेपर फेज कंसिस्ट ऑफ वेपर ऑफ बोथ कंपोनेंट A एंड B, मतलब यहां पे दोनों की वेपर रहेगी, दोनों की क्या रहेगी, वेपर रहेगी। अब इससे होता क्या है, तो हमें आप पर राउल्स लॉ जो देखा, तो A का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना रहेगा, तो PA प्रोपोर्शनल टू XA एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्रोपोर्शनल टू XB। तो यहाँ पे PA क्या है, तो PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, PB पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी को निकालनी है, तो PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA मिलेगा, सेम वे PB इज इक्वल टू PB0 इंटू XB मिलेगा। यहां मैंने क्या किया, ये प्रोपोर्शनलिटी को निकाल दिया, तो इसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट PA0 यहाँ पे निकाला तो PB0,
तो PA0 क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, PA0 जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर component A and PB0 is known as vapor pressure of pure component B। तो हमें यहाँ पे दो फॉर्मूला मिलेगी, पर मुझे टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे ढूंढना है, P टोटल। तो एज पर डाल्टन्स लॉ हम जानते हैं, डाल्टन लॉ के हिसाब से कि भाई जितने भी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर का टोटल करो तो ये गैस फेस अर्थात तो वेपर फेस का आपको टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा। यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, तो मुझे P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B मिलेगा, और इसके हिसाब से आगे डिस्कशन करेंगे। चलो अब मुझे P टोटल के फॉर्मूला डिराइव करनी है, तो फिर से मैं यहाँ पे P टोटल लिख दूंगा। ये जो गैस फेस है उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो P टोटल इज इक्वल टू PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट। अभी हमने लिखा था आगे PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA एंड PB इज इक्वल टू PB0 इंटू XB। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते, तो PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। तो ये मुझे P टोटल की फॉर्मूला मिलेगी, हमको इसको एक नंबर दे देते। न्यूमेरिकल में इसका यूज कर सकते हो आप, और अलग स्टेज में उसको कन्वर्ट करके दूसरी फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हम जानते हैं दो कंपोनेंट और उसका मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, तो यहाँ पे मुझे एक्स ए की जगह कुछ वैल्यू लिखनी हो तो इसको मैं रिप्लेस करके एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी ए लिख सकता हूँ। ये वैल्यू एक्स ए की यहाँ पे लगा देते, एक्स ए की वैल्यू ऊपर लगा देते, तो क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू P0A इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस PB0 इंटू एक्स बी। अब ये ब्रैकेट को ओपन करते, तो PA0 माइनस PA0 इंटू एक्स बी प्लस PB0 इंटू एक्स बी। यहाँ पे एक्स बी कॉमन निकल सकता है, दोनों सेम है, तो एक्स बी को कॉमन निकल दे तो PA0, देखो ये पहले लिखते तो PB0 माइनस PA0 ये ब्रैकेट में आ जाएगा और बाद में एक्स बी, तो P टोटल मिल जाएगा। अब यही फॉर्मूला इसकी जगह में एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए ले लो और ए वैल्यू को एक्स बी की जगह लगा दो, तो मुझे जो फॉर्मूला मिलेगी वो ये होगी, P टोटल इज इक्वल, देखो इसको याद रखना है, तो एक्स PB0 है, क्या है PB0, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स बी लगाना है और कुछ नहीं, और बीच में माइनस, तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ PB0 पहले लिखा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा PA0 माइनस PB0 इंटू एक्स, इंटू क्या आएगा एक्स, तो फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। तो यहाँ पे मैं टोटल प्रेशर ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके भी काउंट कर सकता हूँ। अब ये प्रेशर से जो टोटल प्रेशर है उससे हमें दोनों फॉर्मूला अथवा तो मोल फ्रैक्शन अपोजिट टू पार्शियल प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर
किस पे डिपेंड करता है, तो एक कंक्लूजन हमें अभी लिखनी है। चलो फिर से एक फॉर्मूला लिख लेते, वो भी याद रख लो। P total is equal to partial pressure of A and partial pressure of B. P total is equal to पहला P A0 लिखो तो प्लस P B0 माइनस P A0 बार X। P total पहले P B0 लिखो तो P A0 माइनस P B0 बार XB। यहाँ पे XB आएगा और यहाँ पे XA आएगा, XB XA। तो ऐसे आप इसको डिराइव कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। दूसरा मुझे इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ले लेते, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो देखो ये सब कांस्टेंट है, ये तीनों पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट भी। तो पीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। और ये ग्राफ आपका आएगा स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो सपोज मैं यहाँ पे एक्स ए ले लेता हूँ, तो पहले तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 रहेगा, तब इसका प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पी ए 0 बोले। अब इसमें बी कंपोनेंट ऐड करता जाओ तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया, यहाँ पे 0 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स बी कुछ नहीं है, धीरे धीरे एक्स बी ऐड हो रहा है और यहाँ पे एक्स बी 1 हो जाएगा। तो एक्स ए 0 है, यहाँ पे एक्स बी 1 हो जाएगा, तो एक्स ए 0 है। तो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ले लेते हैं पी ए 0 प्योर कंपोनेंट, सॉरी पी बी 0 प्योर कंपोनेंट ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे पी ए 0, इसका जो वेपर प्रेशर है पी बी 0 से कम है। एक चीज ये एमसीक्यू के लिए भी आपको ध्यान रखना है। अब जब जब मैं इसमें एक्स ए में मतलब सॉल्यूशन में बी कंपोनेंट ऐड करता जाऊंगा, तब तक ए का पार्शियल प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट था वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा पी ए इज इक्वल टू पी ए 0 इंटू एक्स। और अब एक्स बी 1 है, क्या है? एक्स बी 1 है, तो एक्स बी 1 है तो एक्स ए का 0, मतलब यहाँ पे एक्स ए का कोई पार्शियल प्रेशर है नहीं। अब एक्स बी 0 है, जब जब मैं एक्स बी ऐड करता जाऊंगा तो एक्स बी का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो ये पार्शियल प्रेशर पी बी इज इक्वल टू पी बी 0 इंटू एक्स बी मिलेगा। अब टोटल पे क्या इफेक्ट होगी? तो देखो एक काम है, पी ए 0 इज लेस देन पी बी 0, और ए लाइन 1 है, ए लाइन 2 है, और ए दोनों को मैं ज्वाइन कर लूँ तो मुझे पी टोटल मिलेगा। दिस इज लाइन 3। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। होता क्या है? तो भाई ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ मतलब पी टोटल इंक्रीज हो रहा है। ये जो लेस होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज लेस देन बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए डिक्रीज, पी टोटल इंक्रीज। एमसीक्यू के चलो सेम वे एक्स बी 0 है, इंक्रीज हो रहा है, पी ए ज्यादा है, सॉरी पी बी ज्यादा है। तो इफ एक्स बी इंक्रीज, क्या कंडीशन है? पी बी 0 इज ग्रेटर देन पी ए 0, तो एक्स बी इंक्रीज, पी टोटल
इंक्रीज। इसी से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर, ये जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर किसके रिलेटेड है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे भी रिलेटेड हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पर भी रिलेटेड हो सकता है। तो द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड, क्या बोला हमने? टोटल, कंक्लूजन 1, total vapor pressure over the solution can be related to mole fraction of any one component. मतलब यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट पे उसके मोल फ्रैक्शन पे इसका रिलेशन है। एक्स से डिक्रीज करो पी टोटल इफेक्ट करते हैं, एक्स भी इंक्रीज करो पी टोटल पे इफेक्ट होता है। तो कोई एक का मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हो। अब एक रिलेटेड टू की जगह, कैन बी रिलेटेड टू की जगह हम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये सभी ग्राफ में क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं वरिस लिनियरली total vapor pressure over the solution varies linearly to the mole fraction अथवा तो with mole fraction of any one. कंपोनेंट, या तो एक्स ए और एक्स बी, दोनों में से किसी एक के मोल फ्रैक्शन पर भी आपको एक ग्राफ मिल सकता है। ग्राफ कैसा मिलेगा? लिनियरली मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अब ये टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड है? तो पी ए देखो एक मतलब वैल्यू लेस है, ए उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। मतलब पी टोटल डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, किस पे डिपेंड कर रहा है? ए एंड बी के प्योर कंपोनेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन चेंज विथ चेंज, मतलब मैं एक्स ए चेंज करूँ तो टोटल वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है, एक्स बी चेंज करूँ तो भी टोटल वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द vapor pressure of pure component A और B total vapor pressure over the solution change with, किसको चेंज करेंगे तो चेंज होगा? चेंज विथ चेंज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों में से किसी का भी मोल फ्रैक्शन चेंज कर लो तो टोटल वेपर प्रेशर चेंज होता है। तो ऐसे हमें कंक्लूजन ये दोनों फॉर्मूला या तो ग्राफ ऊपर से निकाल सकते। सिंपल है कि टोटल वेपर प्रेशर
किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे मिलेगा, तो वेरीज लिनियरली टू कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और टोटल वेपर प्रेशर कब चेंज हो सकता है, आप एक्स का मोल फ्रैक्शन चेंज करो, ए का मोल फ्रैक्शन चेंज करो और बी का मोल फ्रैक्शन चेंज करो तो टोटल वेपर प्रेशर चेंज हो सकता है। तो ये बात है, ठीक है।